हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रीलिम्स एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेरियस एरियाज से यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और भी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए हमारा ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो साइंस एंड टेक में आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने पार्ट 1 जो इस सीरीज का पहला हिस्सा है उसमें डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, mRNA वैक्सीन्स वर्क बाय ट्रिगरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उसको चाहेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय अंडरलाइन कर दें ताकि आपका अटेंशन उन इंपॉर्टेंट टर्म्स पे बना रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। स्टेटमेंट 1 सेज mRNA वैक्सीन्स वर्क बाय ट्रिगरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स that stimulate the formation of virus blocking antibodies in our cells. First statement. The second statement says in human cells genetic information encoded in DNA is transferred to messenger RNA. Encoded in DNA is transferred to messenger RNA or mRNA which is used as a template for protein production. Okay. So which one of the following is correct in respect of the above statements? Option A, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is correct explanation for statement 1. The second option is both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. The third option says statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. The fourth option says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. हिंदी में अगर इसी प्रश्न को देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मैसेंजर आरएनए mRNA टीके प्रोटीन के उत्पादन को सक्रिय करके काम करते हैं। प्रोटीन के उत्पादन को सक्रिय करके जो हमारी कोशिकाओं में वायरस को रोकने वाले एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है? मानव कोशिकाओं में डीएनए में कूटबद्ध की गई आनुवांशिक जानकारी मैसेंजर आरएनए में स्थानांतरित हो जाती है जिसका उपयोग प्रोटीन उत्पादन के लिए टेम्पलेट के रूप में किया जाता है। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल स्टेटमेंट है, आपको इसको ध्यान से पढ़ के समझना होगा। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है और ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब इस प्रश्न में आप देखिए कि mRNA वैक्सीन से आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में इधर प्रश्न पूछे गए हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पर्टिकुलरली वैक्सीन डेवलपमेंट में mRNA वैक्सीन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ तक कि 2023 का मेडिसिन में नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो भी mRNA वैक्सीन पे काम करने के लिए कैटलिन कैरिको और उनके सहयोगी ड्रू विजमैन को यह पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। अब ऐसे जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं विच आर यू कैन से ट्रांसफॉर्मेटिव पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पैंडेमिक मैनेजमेंट, तो आपको वैसे इशूज़ को ध्यान से स्पेसिफिक्स में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है और जब आप स्पेसिफिक्स को पढ़ेंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये अपने आप में सही है क्योंकि mRNA वैक्सीन उसी तरीके से कार्य करता है। हमारे सेल्स में वो वायरस ब्लॉकिंग जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको उनके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। किस तरीके से करता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स को ट्रिगर करता है और वैसे प्रोटीन्स के प्रोडक्शन से हमारे शरीर में जो वायरस ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज़ हैं वो जनरेट होती हैं। mRNA वैक्सीन्स आप देखेंगे कि दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिनका बेसिक प्रिंसिपल यही था, बॉडी में एंटीबॉडीज़ को जनरेट करना। किस तरीके से? तो प्रोटीन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करके। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें
इन ह्यूमन सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू मैसेंजर आरएनए। इसीलिए इसे एमआरएनए कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि जो डीएनए में इनकोडेड इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर एमआरएनए उस चीज को फर्दर कैरी करता है सेल्स में जाकर वो प्रोटीन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है और यह एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। सेल उसको एक टेम्पलेट के रूप में लेता है और फर्दर एंटीबॉडी जनरेट करता है, जिससे कि वायरस को रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर एंटीबॉडीज पैदा करे। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों कथन सही है और स्टेटमेंट 2 कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है। किस तरीके से? यह बताकर कि एमआरएनए में क्या होता है कि डीएनए में इनकोडेड जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए में ट्रांसफर हो जाता है और वही एमआरएनए फिर फर्दर सेल में प्रोटीन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। इसीलिए इस प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगर हम देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करें, मैंने भी आपको बताया कि 2023 का जो मेडिसिन में नोबेल प्राइज पुरस्कार है ये कैटलिन कैरिको को मिला और उनके सहयोगी उनके साथी ड्रू विजमैन को मिला था। तो कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन, आपको नाम भी स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। एक्सप्लेनेशन में और फर्दर आप पॉज करके इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 में कंसीडर द फॉलोइंग इंसेक्ट्स। देखिए कई बार यूपीएससी आपसे बड़े ही आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चंस पूछता है, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, इन सब में हाल फिलहाल में ये ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है और एग्जाम हॉल में आपको पैनिक नहीं करना है। यू मस्ट बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिलीवरी। जैसे क्रिकेट मैच में डिफरेंट डिलीवरीज होती है ना, कोई बाउंसर होता है, कोई यॉर्कर होता है, कोई फुल टॉस होता है। जस्ट लाइक दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मींट टू बी बाउंसर्स फ्रॉम द साइड ऑफ यूपीएससी। तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? यू जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। पैनिक नहीं होना है। प्लीज रीड द क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग इंसेक्ट्स: एडिस एजिप्टी मॉस्क्विटो, सेकेंड इज लेडी बर्ड बीटल, थर्ड इज स्पाइडर। 3 इंसेक्ट्स का नाम दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ दीज इंसेक्ट्स एग्जिबिट पोल्का डॉट कवर्ड बॉडीज? पोल्का डॉट कवर्ड बॉडीज। आई थिंक दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द टर्म पोल्का डॉट, और अगर आप उससे अवेयर नहीं है तो मैं उसके बारे में भी चर्चा भी करूंगा। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3, ऑप्शन डी नन। हिंदी में निम्नलिखित कीटों पर विचार कीजिए। पहला एडीज एजिप्टी मच्छर, दूसरा लेडी बर्ड बीटल, तीसरा मकड़ी। इनमें से किन कीटों के शरीर पर पोल्का डॉट के धब्बे होते हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न क्यों हमने शामिल किए हैं और आपके समक्ष क्यों रखा है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपसे इधर हाल फिलहाल में लास्ट ईयर बीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खियों के बारे में, चींटियों के बारे में, जो हमारे आसपास के कीट पतंग होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ such insects in maintaining overall biodiversity and ecological sustainability in the planet। ठीक है, ह्यूमन हैबिटेशंस को कैसे वैसे इंसेक्ट सपोर्ट करते हैं, तो हम उनके बिहेवियर को, उनकी एनाटॉमी को जितना जानेंगे और समझेंगे उतना बेटर हम सस्टेनेबल पॉलिसीज को तैयार कर पाएंगे। दैट्स वाई यूपीएससी नाउ डेज इज आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनिमल बिहेवियर और इंसेक्ट्स बिहेवियर। तो उसी के लाइन में, उसी के ट्रेंड में एनिमल और जो इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं उनसे संबंधित आपसे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एडीज एजिप्टी मॉस्क्विटो, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा होगा पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान है। एडीज एजिप्टी मॉस्क्विटो आप याद करिए, आपने कहाँ पढ़ा है? तो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगर आपने देखा होगा इन जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर होते हैं उनके शरीर पर, उनके पैरों पर भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं। ठीक है, लेडी बर्ड बीटल, हम सभी ने लेडी बर्ड बीटल को सब्जियों में, खेतों में कहीं पर हम लोगों ने देखा होगा। लेडी बर्ड बीटल, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, आप देखिए यहाँ
ये है लेडीबग बीटल, तो इसके ऊपर भी धब्बे होते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपका स्पाइडर्स है, तो स्पाइडर्स के भी कई ऐसे स्पेसीज, सब स्पेसीज होते हैं जिनके शरीर पर इस तरीके के वाइट डॉट्स पाए जाते हैं। तो पोल्का डॉट एसेंशियली इज एनी टाइप ऑफ पैटर्न। पोल्का डॉट किसे कहते हैं? आप देखिए कि कर्टेंस पर, बेडशीट्स पर, क्लॉथ फैब्रिक्स पर, टेक्सटाइल्स पर पोल्का डॉट एक बहुत ही फेमिलियर पैटर्न है जिसमें कि रेगुलर इंटरवल्स पे डॉट बने होते हैं। आपने ऐसे कर्टेंस देखे होंगे, आपने ऐसे टेक्सटाइल मटेरियल फैब्रिक देखा होगा, इसे ही पोल्का डॉट कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर इंटरवल पे डॉट्स बने होते हैं। ओके, इस तरीके से। तो इसमें आपको एडिस एजिप्टी पे भी है, लेडीबग बीटल पे भी है और स्पाइडर पे भी है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा सकते हैं? ताकि आपका अपने आसपास अदर स्पेसीज को लेके अवेयरनेस टेस्ट किया जा सके, जो कि ट्रेंड यूपीएससी के क्वेश्चन में पिछले 2-3 साल से, हम 4 साल से प्रीलिम्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं। औरंगुटान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि एक छोटी लकड़ी का उपयोग करके चींटियों को खाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन किसी आपको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे, पर आपको उसके अपने सेल्फ अवेयरनेस से और अपने कॉमन सेंस से अटेम्प्ट करना है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 3, सभी 3। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स PSCs. The first statement is their manufacturing cost is low. Second statement, they have a high power conversion efficiency. High power conversion efficiency. The third statement says achieving both high efficiency and long-term stability hasn't been a significant obstacle in the case of PSCs. How many of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C only 3, option D none. Option C sorry all 3 and option D none. हिंदी में देखें तो पेरोव्स्काइट सोलर सेल PSCs के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनकी निर्माण लागत कम है। दूसरा, उनकी बिजली रूपांतरण दक्षता उच्च है। उनकी विद्युत रूपांतरण दक्षता उच्च है। उनकी विद्युत रूपांतरण दक्षता उच्च है। तीसरा, PSC के मामले में उच्च दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों को प्राप्त करना कोई बड़ी बाधा नहीं रही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। अब इस प्रश्न को क्यों लिया है? आप देखिए कि प्रीलिम्स में और मेंस में साइंस टेक के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इनसे संबंधित जो नई नई तकनीकें हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं। तो PSC जो है ये सोलर सेल टेक्नोलॉजी में एक नया रिवॉल्यूशन के फॉर्म में सामने आया है। हम जानते हैं कि सोलर सेल इज़ द मेन स्टेप फॉर प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। सरकार भी उस तरीके की स्कीम्स लेकर आ रही है जहां पर कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके हाउस होल्ड एनर्जी नीड्स हो या फिर फार्मर्स के एनर्जी नीड्स हो, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे जो नए टेक्नोलॉजीज हैं आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड एज वी नो दैट द पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स PSCs हैव emerged as the new area of innovation when it comes to solar energy production. Now you must know about the particular technological development, then only you can attempt these kind of questions. But again, common sense is always the weapon for the wise person. Now see, if you know the particular specifics of this technology, तो आपके लिए आसान होगा, तो आप इसको कर लेंगे। अगर नहीं पता, इतना तो आप जरूर समझ सकते हैं कि अगर किसी नए तकनीक की बात UPSC कर रहा है अपने प्रश्न में, तो इट इज़ श्योर, इट इज़ सर्टेन कि वो कोई नई तकनीक होगी, इनोवेटिव तकनीक होगी, जो कि अपने पिछले तकनीकों के तुलना में अवश्य ही बेहतर होगी। तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लो होना ही चाहिए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इट रिड्यूसेस। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो निर्माण लागत है वो कम है, ये कथन सही है। इफ़ यू नो द पर्टिकुलर स्पेसिफिक्स ऑफ द टेक्नोलॉजी देन इट्स वेरी फाइन। If not, then you can think along these lines.
दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है दे हैव हाई पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। अब आप सोचिए कि अगर किसी नए तकनीक में पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी कम होगी तो क्या उस तकनीक को अडॉप्ट किया जाएगा, क्या उसके बारे में विचार किया जाएगा? नहीं। तो अगर आप साधारण एक कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए कि पीएससी के मामले में उच्च दक्षता हाई एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी हैजंट बीन अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल, दोनों को प्राप्त करना कोई बड़ी बाधा नहीं रही है। अब आप सोचिए कि अगर किसी तकनीक में आपको हाई एफिशिएंसी भी मिल रही हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी मिल रही हो, तो उसको अडॉप्ट करना कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन किसी तकनीक के फुल स्केल अडॉप्शन में एक सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि उसमें सभी चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। और पेरोव्स्काइट सोलर सेल में यही समस्या है कि भले उनमें हाई पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है, लेकिन उनमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अभी तक अचीव कर पाना मुश्किल रहा है। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला दो स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल दो, ऑप्शन ओनली 2 इज द correct statement. So by a rational line of thinking, by a logical line of thinking, you can arrive at the right answer even if you are not aware about the particulars of any technology. Fine. इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। So PSCs are at the forefront of solar energy innovation. Okay. अब पेरोव्स्काइट क्या होता है? देखिए, पेरोव्स्काइट is any material which has a crystal structure of the formula ABXS। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ABXS हो, कहने का अर्थ कि वो 3 एलिमेंट से बना हुआ हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखिए CaTiO3, तो A, B, X और S, ओके, जहाँ पर कि A, B और X जो हैं ये 3 एलिमेंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो है, हाई पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है, लेकिन दोनों को एक साथ हाई एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अचीव करना इसके कॉमर्शियलाइजेशन में एक सबसे बड़ी बाधा है, जो अभी इसके एडॉप्शन और कॉमर्शियलाइजेशन को बाधित करती है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो पीएससीज होती हैं, सोलर सेल्स में कई लेयर्स होते हैं, है ना, हम जानते हैं सोलर सेल्स में कई लेयर्स होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं। तो पीएससीज में ये जो प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अभी कम से कम अचीव नहीं की जा सकी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो पीएससी लेयर्स के बीच में इंटरैक्शंस को कंट्रोल करके हम उसको भविष्य में दूर कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इट इज एट द फोरफ्रंट ऑफ सोलर एनर्जी इनोवेशन एंड होल्ड्स द की to the future of solar energy production. Okay, so the correct answer is answer B. Coming to the next question, number 14. How many of the following use the technique of echolocation to get a sense of their surroundings? Now again, these type of questions attempt to check or examine your knowledge about various species which live around us, which are a part of our ecosystem. So the question says, how many of the following use the technique of echolocation to get a sense of their surrounding? First is dolphin, second is tawny oilbirds, third is cave swiftlet, the fourth is fennec fox. Only 1, only 2, only 3 or all 4. Option D. हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कितने अपने आसपास की चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण इकोलोकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? इकोलोकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। पहला डॉल्फिन, दूसरा टॉनी आइलबर्ड, तीसरा केव स्विफ्टलेट, चौथा फेनेक लोमड़ी। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन केवल 3, चौथा ऑप्शन सभी 4। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले इकोलोकेशन की जो टेक्निक है वो पता होना चाहिए। इकोलोकेशन, जैसा हम लोगों ने पार्ट 1 में भी चर्चा किसी एक प्रश्न में किया था, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से कई ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो कि
हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स अपने माउथ से जनरेट करते हैं अपने टारगेट को लोकेट करने के लिए, और उस टारगेट से जब वो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, जब उसको वो सुनते हैं, सेंस करते हैं, तो वो टारगेट की दूरी का, उसकी साइज का अंदाज़ा लगाते हैं, और इस तरीके से वो अपने आस पड़ोस, अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको सेंस करते हैं। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि इनमें से चारों में से कौन सी जो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो कि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानते हैं कि डॉल्फिन्स, वेल्स, ये सब इकोलोकेशन की टेक्निक का इस्तेमाल मेरीन इकोसिस्टम में करते हैं, तो ये तो सही होगा, डॉल्फिन्स। टॉर्ने ऑयल बर्ड्स आर अ टाइप ऑफ बर्ड्स, कई ऐसे पक्षी भी हैं जो अपने टारगेट का को लोकेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज टॉर्ने ऑयल बर्ड्स एंड केव स्विफ्टलेट। केव स्विफ्टलेट जो है यह भी एक बर्ड्स स्पीसीज है जो कि केव्स में रहती है। इनका जो है मेजर हैबिटेशन केव्स होता है, और केव्स में ऑब्स्टिकल्स को पर्टिकुलरली नेविगेट करने के लिए ये इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है फेनिक फॉक्स। इतना तो हम नाम से समझ सकते हैं कि यह एक लोमड़ी है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इंग्लिश में एग्जैक्ट मीनिंग क्वेश्चन का समझ में ना आ रहा हो, एंड इफ यू आर फैमिलियर विथ हिंदी, देन यू शुड ऑल्सो रीड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन। आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, जहां पर कि आपकी समझ थोड़ी आसान हो सकती है। आप यहां देख लें कि लोमड़ी की बात हो रही है। हम जानते हैं कि लोमड़ी एक लैंड बेस्ड एनिमल है, ठीक है। फॉक्स इज अ लैंड बेस्ड एनिमल, थलचर जीव है हिंदी में कहें तो। और जो लैंड बेस्ड एनिमल्स हैं वो इकोलोकेशन का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, हम जानते हैं कि जो लैंड बेस्ड एनिमल्स हैं वो इकोलोकेशन का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, और इसमें 1 2 3 सही है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज केवल 3, ओनली 3। ओके, अब देखिए, इसमें हम लोगों ने भी जैसे बात की कि बैट्स more particularly use this, and after observing the use of such technique by various animals and birds, कई पशुओं पक्षियों में इस तकनीक के इस्तेमाल को देखते हुए फिर मनुष्यों ने भी इस तकनीक के माध्यम से कई मशीनें बनाई हैं, जैसे सोनार मशीन है, सबमरीन्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सबमरीन्स में इसका इस्तेमाल कॉमन सी बात है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैप्टागन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैप्टागन एन एडिक्टिव ड्रग पिल emerging as a transnational security threat, ठीक है। So it is a question with areas overlapping science tech and security, international affairs, okay. So which of the following countries is the largest producer of captagon and addictive drug pill emerging as a transnational security threat? Option A is Colombia, option B Thailand, option C is Mexico, and option D is Syria. हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में उभरती नशीली दवा की गोली कैप्टागन का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मेक्सिको, एंड ऑप्शन डी सीरिया। देखिए, ऑप्शन इस तरीके से भी कई बार यूपीएससी फ्रेम करता है जहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो कि चारों में से कौन सा होगा, अगर आप उस न्यूज आइटम को पर्टिकुलरली नहीं आपने पढ़ा है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, पर्टिकुलरली लास्ट ईयर, जहाँ पर कि सीरिया जो कि एक कन्फ्लिक्ट टॉर्न नेशन है एट प्रेजेंट, वहाँ पर अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंप्लीटली अचीव नहीं की जा सकी है, वहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में कैप्टागन के प्रोडक्शन को देखा जा रहा है। कैप्टागन का प्रोडक्शन सीरिया में सबसे ज़्यादा होता है, द करेक्ट आंसर इज सीरिया, ऑप्शन डी। और सीरिया में इसका उत्पादन इस स्तर पर किया जाता है कि सीरिया को एक नार्को स्टेट कहा जाने लगा है। नार्को स्टेट हम किसी वैसे देश को कहते हैं जहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, मेन स्टे, नार्कोटिक्स का प्रोडक्शन और उसका ट्रेड है, वैसे हम स्टेट को या नेशन को नार्को स्टेट कहते हैं। तो सीरिया में चूंकि राजनीतिक अस्थिरता है और उस अस्थिरता के कारण इस तरीके की जो इलीगल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वैसी गतिविधियों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला है। उसके कारण गल्फ में, मिडिल ईस्ट में और यूरोप तक के देशों में जो कैप्टागन है, जो कि एक एडिक्टिव ड्रग पिल है, उसकी सप्लाईज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। काफ़ी खेप भी
पकड़े गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा, यूरोप में, इटली में पर्टिकुलरली पकड़े गए हैं कैप्टागन के। ओके, तो कैप्टागन क्या है, सीरिया में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सीरिया। ध्यान रखिएगा इसको। कैप्टागन है क्या, देखिए कैप्टागन एम्फेटामिन का और कैफीन का एक मिक्सचर है जो कि अपने आप में नशीले पदार्थ होते हैं। एम्फेटामाइन और कैफीन दोनों नशीले पदार्थ हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, और दोनों के मिश्रण से आपको ये गोली बनाई जाती है कैप्टागन की। ये एक ऐसी गोली है जो व्यक्ति को काफ़ी एक एस्केलेटेड स्टेट का सेंस देती है, इनविंसिबिलिटी का, और विजय रहने का एक सेंस देती है अपने आप में कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, इस तरीके का सेंस इसको, इसके सेवन पर व्यक्ति को आता है। अब चूंकि कन्फ्लिक्ट टॉर्न एरिया है तो वहाँ पर जो भी लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनको इन दवाइयों का सेवन कराया जाता है ताकि उनके अंदर लड़ने की और ज़्यादा एक जो है वो प्रवृत्ति पैदा हो। इसे एक रिक्रिएशनल ड्रग के भी रूप में पार्टीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में पार्टीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूथ्स के बीच में, एक रिक्रिएशनल ड्रग के रूप में। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कैप्टागन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज सीरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी इसे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इलीगल ड्रग के रूप में पहचाना गया है। ओके, फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी टर्म का इशू है। कई बार टर्म्स से भी यूपीएससी क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछता है साइंस एंड टेक में। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स DALY used in context of public health represents option A, the loss of the equivalent of 1 year of full health due to premature mortality and disability caused by a disease or a health condition। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपका पूरा फोकस क्वेश्चन पे और उसके टेक्स्ट पे होना चाहिए। सो प्लीज रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू कंप्रीहेंड देम, अंडरस्टैंड देम। Option B is the loss of equivalent of 1 year of full health due to lack of adequate healthcare facilities and suitable life conditions for a disabled person. As the question is saying disability adjusted life years DALY. Option C is years of life gained with adequate healthcare facilities and suitable life conditions for a disabled person. And option D is years of life gained by taking preventive care against factors leading to disability. Okay. हिंदी में ये प्रश्न कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रयोग किए जाने वाले पद यानी कि टर्म विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष DALY का तात्पर्य है ऑप्शन ए, किसी बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति के कारण समय से पूर्व मृत्यु और विकलांगता के कारण पूर्ण स्वास्थ्य के 1 वर्ष के समतुल्य की हानि। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन बी, एक विकलांग व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और उपयुक्त जीवन स्थितियों की कमी के कारण पूर्ण स्वास्थ्य के 1 वर्ष के समतुल्य की हानि। ऑप्शन सी, विकलांग व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और उपयुक्त जीवन स्थितियों के कारण अर्जित जीवन वर्ष। पहला 2 ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के समतुल्य की हानि, फैक्टर्स अलग हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जीवन वर्ष अर्जित इसमें होते हैं। ऑप्शन डी सेज विकलांगता के अग्रणी कारकों के विरुद्ध निवारक देखरेख करके अर्जित जीवन वर्ष। अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है पब्लिक हेल्थ का, आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर हम एक साधारण सा उदाहरण लेकर अगर हम देखें कि मान लीजिए आप एक विद्यार्थी होंगे, आप एक प्रोफेशनल होंगे या होंगी, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, आप अपने लाइफ में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो अपने नॉर्मल लाइफ में, उस बीच अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो जो अवधि आपके डिजीज़ की होती है, मानिए आपको 1 सप्ताह के लिए कोई बीमारी हुई, वायरल फीवर हो गया, तो आपका जो प्रोडक्टिव नॉर्मल लाइफ है उससे वो 1 सप्ताह का इस्तेमाल नहीं हो सका, यानी कि आपने 1 सप्ताह का नुकसान आपको हो गया आपकी बीमारी के कारण। उसी तरीके से जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो डिसेबिलिटी होती है किसी को भी, चाहे एक्सीडेंटल हो जाए, दुर्घटना के कारण हो जाए या किसी बीमारी लॉन्ग टर्म डिजीज के कारण हो जाए, तो उससे वो अपने पूर्ण सामान्य स्वास्थ्य का, जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं।
वो व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन, सामान्य जीवन का स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाता। तो अगर कोई व्यक्ति को डिसेबिलिटी हुई है या कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कोई वैसी फैटल अगर उसका कोई डिजीज है, कंडीशन है, तो वैसे व्यक्ति को अपनी उस स्थिति के कारण, अपनी उस बीमारी के कारण या फिर अपने डिसेबिलिटी के कारण अपने लाइफ में नॉर्मल लाइफ के 1 ईयर इक्विवेलेंट का जो नुकसान होता है उसे ही हम डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ध्यान से इसको पढ़िए। किसी बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति, किसी डिजीज या हेल्थ कंडीशन के कारण समय से पूर्व मृत्यु, प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी। मान के चलिए अगर किसी देश में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एग्जांपल लेट्स से 70 ईयर्स है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण या किसी डिजीज के कारण, बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति, अगर मान लीजिए कि किसी डिजीज के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 68 ईयर्स में, ओके, तो एक नॉर्मल लाइफ जो 70 ईयर्स की है उसके 2 ईयर्स इक्विवेलेंट का लॉस होता है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। किसी बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति के कारण समय से पूर्व मृत्यु और विकलांगता के कारण पूर्ण स्वास्थ्य के, मतलब नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस के 1 वर्ष के समतुल्य की हानि को ही हम विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो ना केवल यूपीएससी, वो डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। तो जैसा भी हम लोगों ने बात किया कि इट इज द सम ऑफ द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू प्रीमेच्योर मॉर्टेलिटी एंड द ईयर्स लिव्ड विथ अ डिसेबिलिटी ड्यू टू प्रिवेलेंट केसेस ऑफ द डिजीज और हेल्थ कंडीशन इन अ पॉपुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस। कई बार यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में साइंस टेक से पर्टिकुलरली आपसे पॉल्यूटेंट्स से, वेरियस केमिकल्स, गैसेस, इससे क्वेश्चन पूछा है कि व्हीकुलर पॉल्यूशन से कौन से गैसेस जो है एमिट होंगे, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से कौन से गैसेस एमिट होंगे, या पर्टिकुलर किसी जो है कंडीशन में कौन से केमिकल्स एमिट होंगे। तो उसी लाइन पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया है, लिंकिंग इट विथ अ फिनोमेना, अ नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कि हजार्ड और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उसको साइंस एंड टेक से जोड़ते हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस। फर्स्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सेकेंड इज ओजोन, थर्ड इज कार्बन मोनोक्साइड। हाउ मेनी ऑफ द above mentioned gases can be produced by lightning? First option only 1, second only 2, third all 3, D none। हिंदी में निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा ओजोन, तीसरा कार्बन मोनोक्साइड। तड़ित द्वारा, तड़ित हिंदी में क्या होता है? तड़ित मतलब होता है बिजली, ओके, बिजली गिरना, या हम जिसे वज्रपात भी बोलते हैं, ठनका गिरना, बिजली, लाइटनिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तड़ित द्वारा उपयुक्त में से कितनी गैसें उत्पन्न हो सकती हैं? ध्यान दीजिएगा, हो सकती हैं। पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3, सभी 3, और फोर्थ ऑप्शन कोई भी नहीं। अब इसमें सोच के आपको देखना है कि लाइटनिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने एग्जैक्ट ये कहीं नहीं पढ़ा है कि लाइटनिंग से कौन कौन से गैसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, लाइटनिंग तो पहले एक नेचुरल फिनोमेना है, बिजली गरजती है, और हम सभी का अनुभव है कि बरसात के दिनों में बिजली गरजती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि थंडर स्टॉर्म्स में भी, जब रेनी सीजन नहीं है, जब एकाएक थंडर स्टॉर्म आता है, तब भी बिजली पैदा होती है, जो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग का फिनोमेना है। तो उसमें कौन कौन से गैसेस एमर्ज होते हैं, अगर आपको पर्टिकुलरली नहीं मालूम है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, लाइटनिंग में हमें इतना तो पता है कि एनर्जी, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, ये तो हम जानते हैं। और जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि कंपाउंड्स विल ब्रेक डाउन द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस हैं, वाटर वेपर है, वो क्या होगा,
वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाएंगे, और जब कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर वो आपस में मिलकर नए नए जो है कंपाउंड्स बनाएंगे। तो अगर हम उस कंसेप्ट को समझते हैं तो हम ये ज़रूर समझेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और जब लाइटनिंग होगी, जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा, देन it is a high possibility that nitrogen and oxygen will combine to produce nitrogen oxides NOx, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो पहला सही है। दूसरा, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब ये अपने अपने कंपाउंड से डिसइंटीग्रेट होंगे तो ये भी एक हाई पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन भी अपने आप में, ऑक्सीजन के भी जो एटम्स हैं वो अपने आप में O3 कॉम्बिनेशन में ओजोन का निर्माण करेंगे। सो ओजोन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग, द नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइटनिंग। तीसरी चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड। हम जानते हैं कि कई मैन मेड फैक्टर्स के कारण, ह्यूमन एक्शंस के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, वेहिकुलर एमिशंस में, इंडस्ट्रियल एमिशंस में एंड वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज में। लेकिन क्या नेचुरल फैक्टर्स के भी कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है? तो आपको इसको ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट फायर का भी अभी मामला उत्तराखंड में चल रहा है, तो आपसे फॉरेस्ट फायर में भी कौन कौन से गैसेस एमिट होते हैं पूछा जा सकता है। तो फॉरेस्ट फायर एक ऐसा मामला है, और लाइटनिंग एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जहां पर कि कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति नेचुरल फैक्टर्स के कारण होती है। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें सही है, और बेस्ड अपॉन दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सभी तीन। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो एक अपने जो हम लोगों ने स्कूल में ज्योग्राफी और साइंस पढ़ा है, इन्वायरमेंट पढ़ा है, उन सभी के आइडियाज को आपस में कोरिलेट करके हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी के टाइम पे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड है, जो नेचर है, उसमें इसी तरीके के इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। Now coming to question number 18, which of the following best explains a phonon? Which of the following best explains a phonon? Option A, a definite discrete unit or quantum of vibrational mechanical energy. Option B, a collection of light and vibrational particles in a quantum system. Option C, any particle that can be controlled and manipulated using a quantum mechanical system. Option D, a supercomputing qubit. सुपरकम्प्यूटिंग क्यूबिट। क्यूबिट किसे कहते हैं? क्वांटम बिट को कहते हैं। हिंदी में देखिए, निम्न में से कौन फोनोन की सबसे सटीक व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, कंपनिक यांत्रिक ऊर्जा की एक निश्चित, विविक्त या पृथक इकाई या प्रमात्रा। अब चूंकि जो साइंस और टेक के जो टर्म्स होते हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, कठिन होता है, ठीक है। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं उनको अगर हिंदी को पढ़ने और समझने में, साइंस टेक में दिक्कत हो तो आप तुरंत उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें, वो आपको पढ़ने और समझने में आसान लगेगा। तो पहला ऑप्शन है, कंपनी की यांत्रिक ऊर्जा की एक निश्चित, विविक्त या पृथक इकाई या प्रमात्रा। ऑप्शन बी कह रहा है क्वांटम प्रणाली में प्रकाश और कंपनिक कणों का समूह। ऑप्शन सी, कोई भी कण जिसे क्वांटम मैकेनिकल प्रणाली का उपयोग करके नियंत्रित और हेरफेर किया जा सकता है। और ऑप्शन डी, एक अतिचालक क्यूबिट, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट। अब देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस अप्लाई करने का स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। इसमें आपको उस टर्म के विषय में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना तो सर्टन है, अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व करने का प्रयास करें, कि वी हैव हर्ड पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, सो इट साउंड्स समवट सिमिलर, फोटॉन एंड फोनॉन, सो इट ऑल्सो मस्ट बी अ पार्टिकल। अब देखिए कि ऑप्शन में भी आपको दिया गया है कि ये डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट यूनिट क्या होता है? पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल, फोटोन इज द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ लाइट एंड वाइब्रेशनल पार्टिकल्स, ओके, एनी पार्टिकल, अ सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट, ओके। तो फोनॉन, व्हेन यू ब्रिंग सिमिलैरिटी टू फोटॉन
and the other particles, so it is certain that it must be, ये एक पार्टिकल होगा, ये कोई कण होगा। अब चूंकि इसके आगे अगर आप सोचें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस के माध्यम से जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे प्रश्नों में अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, उसको छोड़ दें। अगर आपको पता है तो आप ये सर्टेन रहें कि बहुत कम लोगों ने करेक्टली ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, एंड इट वुड बी ए ह्यूज गेनर फॉर कैंडिडेट्स हु अटेम्प्ट एंड सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू व्हाट इज अ फोनॉन। देखिए फोनॉन क्या होता है। फोनॉन किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल लेट्स से साल्ट, ठीक है, नमक है तो उसका भी एक अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में होता है, जिसे हम लैटिस बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। जैसे आप देखिए ना, क्यूब के शेप में फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर एटम्स हैं, द कॉर्नर्स आर रिप्रेजेंटिंग एटम्स, ओके। तो क्रिस्टल्स में क्या होता है कि इसी तरीके के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हैं वो एक्सटेंड होते हैं और तीनों डायमेंशंस में। ऐसे ही 3D स्ट्रक्चर को हम लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं ये आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े रहते होंगे लैटिस में। तो हम जानते हैं कि एटम के बीच में बॉन्ड्स होता है, वो इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे कोई स्प्रिंग हो, ठीक है ना, जैसे कोई स्प्रिंग हो, इस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं। अब चूंकि उनमें अपने खुद के फोर्स के कारण या किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण उनमें हीट एनर्जी भी पैदा होती है, उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी पैदा होती है, और ये हीट और वाइब्रेशनल एनर्जी अक्रॉस द लैटिस ट्रेवल करती है। ये जो हीट और वाइब्रेशनल एनर्जी है लैटिस के एटम्स की, वह अक्रॉस द लैटिस ट्रेवल करती है, और उसमें एक पर्टिकुलर मोमेंटम होता है, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और वो एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। तो जब वो वेव की तरह ट्रैवल करती है तो वो एनर्जी एक पार्टिकल की तरह, इट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स में ये कंसीडर किया जाता है कि वो एक पार्टिकल है जिसके पास अपना मोमेंटम है, जिसके पास अपना एनर्जी है, उसी को हम फोनॉन कहते हैं। तो फोनॉन क्या है? फोनॉन इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स इज अ यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी दैट अराइजेज फ्रॉम ऑक्सीलेटिंग एटम्स विद इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में एटम्स स्टैटिक नहीं होते, उनमें मोशन होता है, वो ऑक्सीलेट करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें खुद की भी एनर्जी होती है। तो किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में एटम्स क्या होता है कि इस तरीके से वो बंधे होते हैं एक 3 डायमेंशनल स्पेशियल पैटर्न में, जिसे हम लैटिस कहते हैं। ऐसे एटम्स के पास अपनी थर्मल एनर्जी होती है, या अगर बाहर से कोई फोर्स लगता है तो लैटिस वाइब्रेट करती है, और इस तरीके का ये मैकेनिकल वेव जनरेट करता है जो कि पूरे मटेरियल, पूरे लैटिस में ट्रेवल करता है। सो a packet of these waves can travel throughout the crystal with a definite energy and momentum। और क्वांटम मैकेनिकल टर्म से अगर हम कहें तो वैसे वेव को हम एक पार्टिकल के रूप में ट्रीट करते हैं, और इन दिस केस उसी पार्टिकल को फोनॉन कहा जाता है। सो फोनॉन इज ए डिफिनिट डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी, जस्ट एज अ फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर ए। तो टेक्निकल नेचर का क्वेश्चन है और आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बिल्कुल एक्सपेक्ट करें, ओके। साइंस एंड टेक में पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ओके। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेडियो टेलीस्कोप्स कैन डिटेक्ट रेडियो वेव्स ऑफ मोर देन 10,000 किलोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो, ओके। प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द टर्म्स, please be mindful of the words in the statement. It says also. Second statement is a radio wave from a black hole cannot be detected by a radio telescope. The third statement is radio telescopes should be placed in Earth's orbit for interruption free signal detection. The question further says how many of the statements given above are correct? ऑप्शन ए only 1, ऑप्शन बी only 2, ऑप्शन सी all 3, ऑप्शन डी none। इन हिंदी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो टेलीस्कोप 10,000 किलोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का भी पता लगा सकते हैं। 10,000 किलोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का भी, सो आप इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है।
रेडियो 10,000 किलोमीटर से अधिक तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंगों का भी पता लगा सकते हैं। स्टेटमेंट 2, दूसरा कथन, ब्लैक होल से निकलने वाली रेडियो तरंग को रेडियो टेलीस्कोप द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है, नहीं पहचाना जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, व्यवधान मुक्त सिग्नल पहचान के लिए रेडियो टेलीस्कोपों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब इसमें देखिए कि पिछले साल भी काफ़ी चर्चा में ब्लैक होल्स रहे हैं और रेडियो टेलीस्कोप्स भी चर्चा में रहे हैं। साथ ही साथ द डिटेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स हैज़ ऑल्सो कैप्चर्ड हेडलाइंस इन साइंस एंड टेक न्यूज़। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके के जो स्पेस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं उसको लिया है। अब इसमें आपको इनके स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको अप्लाई करना है। दोनों चीज़ को जब आप ऐड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। रेडियो वेव्स क्या होते हैं? आप देखिए कि जो स्पेक्ट्रम है जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसमें आपके पास विजिबल लाइट के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनके लिए, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं उनके लिए, सबके लिए स्पेक्ट्रम फिक्स्ड होता है। विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में हम चीज़ों को देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट में हम नहीं देख सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप जैसे अगर हम लाइट वेव्स की बात करें तो हमें दिखता है, अल्ट्रावायलेट किरणें हमें नहीं दिखती, जबकि इनका जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे 1 मीटर या उससे अधिक। रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो 1 मीटर से भी अधिक का होता है। और पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रेडियो टेलीस्कोप्स कैन डिटेक्ट रेडियो वेव्स ऑफ मोर देन 10,000 किलोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हो सकता है। रेडियो वेव्स का जो तरंग दैर्घ्य है वो अत्यधिक होता है विजिबल लाइट की तुलना में, अल्ट्रावायलेट की तुलना में, और वो हज़ारों किलोमीटर तक जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जब रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करना हो तो हम रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, अ रेडियो वेव फ्रॉम अ ब्लैक होल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रेडियो टेलीस्कोप। ब्लैक होल से निकलने वाले रेडियो तरंग को रेडियो टेलीस्कोप द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं पहचाना जा सकता है? अगर फार स्पेस से, दूर अंतरिक्ष से कोई रेडियो वेव आ रहा है तो वो ब्लैक होल से इमर्ज करके आ रहा हो, सुपरनोवा विस्फोट से आ रहा हो, वो किसी नेबुला से आ रहा हो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आप सेकंड स्टेटमेंट को समझ जाएंगे कि ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फार स्पेस से, डीप स्पेस से कहीं से भी रेडियो वेव आएगा तो कोई भी रेडियो टेलीस्कोप उसको डिटेक्ट करेगा, उसमें उसके ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि ब्लैक होल अपने आप में माना जाता है कि उसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, पर वो विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स तो पास कर ही सकती हैं। ओके, तो रेडियो वेव तो वहां से इमर्ज हो ही सकता है, ठीक है ना। तो वहां से जो रेडियो वेव निकल रहा है उसको रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, रेडियो टेलीस्कोप शुड बी प्लेस्ड इन अर्थ्स ऑर्बिट फॉर इंटरप्शन फ्री सिग्नल डिटेक्शन। व्यवधान मुक्त सिग्नल पहचान के लिए रेडियो टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए, कई बार टेलीस्कोप्स को जब हम पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि सिग्नल में किसी तरीके का इंटरफेरेंस ना हो। तो आपको ये स्टेटमेंट टेम्पटिंग लगेगा कि ये सही है, पर ध्यान से समझिएगा, रेडियो वेव्स का जो नेचर होता है वो किसी भी चीज़ मतलब आमतौर पर पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसी चीज़ से उन्हें व्यवधान नहीं होता। मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर में उन्हें ऑब्स्टेकल फेस नहीं करना पड़ता है और वो किसी भी चीज़ से पार कर सकते हैं, वो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। इसीलिए कोई आवश्यक नहीं है कि ये नेसेसरी नहीं है कि हम रेडियो टेलीस्कोप्स को अर्थ ऑर्बिट में ही प्लेस करें। रेडियो टेलीस्कोप दे फंक्शन वेरी वेल बीइंग प्लेस्ड, बीइंग लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडियो वेव्स किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल को पार करते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी अपने आप में रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर ओनली 1 होगा, केवल 1। आप देखें, करेक्ट आंसर इज ओनली 1। रेडियो टेलीस्कोप हम किसे कहते हैं? रेडियो टेलीस्कोप वह है
जिसे कि हम रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जो 1 mm से लेकर 10,000 किलोमीटर या उससे भी अधिक का वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का। जैसा अभी मैंने चर्चा किया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडियो वेव्स किसी भी ऑब्स्टेकल के बिना ट्रैवल कर सकते हैं, इसीलिए इन प्रिंसिपल उन्हें अर्थ के ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पृथ्वी के सतह पर भी आराम से काम कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नाउ कमिंग टू द 20th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, gravitational waves were predicted by Albert Einstein's special theory of relativity. Gravitational waves. The second statement is low frequency gravitational waves were first detected in 2015 using an experiment involving LIGO detectors, laser interferometer gravitational observatory LIGO detectors. And the third statement is high frequency gravitational waves have not been detected yet. How many of the statements given above are correct? Option A only 1, option B only 2, option C all 3, option D none. So there is a trend or tendency observed in the past 2 years in UPSC prelims. ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चंस में इस तरीके के एलिमिनेशन को निगेट कर देने वाले, एक्सक्लूड कर देने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा फ्रेम कर रही है यूपीएससी, इसीलिए हम लोगों ने भी ऐसे क्वेश्चंस की संख्या को ज़्यादा लिया है। हिंदी में इस क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी अल्बर्ट आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत द्वारा की गई थी। ग्रेविटेशनल वेव्स की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की। स्टेटमेंट 2 कथन, दूसरा कथन, निम्न आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता पहली बार 2015 में, निम्न आवृत्ति वाले लो फ्रीक्वेंसी, पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी LIGO डिटेक्टर्स से जुड़े एक प्रयोग द्वारा लगाया गया था। ओके, सो इट इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। तीसरा कथन क्या कह रहा है, उच्च आवृत्ति वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। आप देखिए कि ग्रेविटेशनल वेव्स वाज मच इन न्यूज़, और जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं उसके बारे में साइंस एंड टेक में कई सारे आर्टिकल्स लास्ट ईयर अपीयर हुए थे, और LIGO एक्सपेरिमेंट से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं यूपीएससी में पास्ट में। तो पहला स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें कि ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर प्रेडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप इसको पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को, तो आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी की थियरी में प्रेडिक्ट किया था, तो ये सही होगा। यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था विच डेल्ट विथ ग्रेविटेशन। इसको ध्यान दीजिएगा, जिसमें कि उन्होंने ग्रेविटी को स्पेस टाइम फैब्रिक का एक एस्पेक्ट बताया था। जहां कि उन्होंने ग्रेविटी को कोई फोर्स नहीं बताया, स्पेस टाइम फैब्रिक का एक एस्पेक्ट बताया था। ओके, तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने टाइम डायलेशन और स्पेस डायलेशन की बात की थी, उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की ही नहीं थी। अगर आपको इतनी जानकारी हो कि उन्होंने 1915 में जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें उन्होंने ग्रेविटी को स्पेस टाइम का एक फंक्शन बताया था, तो केवल इससे ही आप सेंस कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाइए। लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स वेयर फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015 यूजिंग LIGO डिटेक्टर्स। अगर आपने हाल फिलहाल के न्यूज़ को कवर किया हो तो LIGO ये सब काफ़ी बार बार न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स मैगजीन में भी आपको ये मिल जाएगा। 2015 में डिटेक्ट हुआ था ग्रेविटेशनल वेव्स, ये फैक्चुअली करेक्ट है, पर वो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स नहीं थे, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स थे। यहाँ पर आपको टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको, जो फंडामेंटल फिजिक्स से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको शार्प रखना है। यहाँ तक फैक्ट सही है। देखिए, एक ही स्टेटमेंट में जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। अ पोर्शन ऑफ द स्टेटमेंट मे बी फैक्चुअली करेक्ट, द अदर पार्ट मे बी इनकरेक्ट। तो ये उसी तरीके का स्टेटमेंट है। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट हुए थे, पर वो लो फ्रीक्वेंसी नहीं थे,
हाई फ्रीक्वेंसी थे। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स हैवंट बीन डिटेक्टेड येट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2015 में हमने जो डिटेक्ट किया था वो हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स ही था। और 2023 में ये क्वेश्चन क्यों हम लोगों ने लिया है, क्योंकि 2023 में पहली बार साइंटिस्ट ने रिसर्च के माध्यम से ये पता लगाया कि हमारे यूनिवर्स में लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स कहीं ज़्यादा मात्रा में हैं। मीन्स आवर यूनिवर्स इज रिप्लीट विथ सच लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। दैट्स वाई वी हैव टेकन दिस क्वेश्चन। इट इज़ important from the perspective of the current areas of space science. Space science and a fundamental you can say physics, the theoretical physics. ओके तो इसमें आप देख लीजिए कि पहला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर इज कोई भी नहीं। ओके एंड सेज आंसर ए। आई थिंक दैट इसको आप आंसर डी कर लीजिए, टाइपिंग एरर। ओके सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है, तो ये टाइपिंग एरर है। द करेक्ट आंसर विल बी आंसर डी। ओके और बाकी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर incorrect, none of them are correct. Fine.